हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अधिगम की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग। अधिगम आपको पता होगा, अधिगम होता क्या है। अधिगम का मतलब लर्निंग होता है, सीखना होता है और व्यवहार में परिवर्तन होना जो है हम इसको कहते हैं। तो जब एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाता है तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है या बच्चों के अंदर भी कोई कमी हो सकती है। जैसे बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम, बोलने में, या उसके अंदर कोई मेंटली कोई बीमारी हो सकती है कि वही बच्चे के अंदर कोई मानसिक बीमारी है, वो हो सकती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लर्निंग से संबंधित क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं और एक टीचर के रूप में कोई व्यक्ति जो है वो उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है या कैसे उन समस्याओं को कम कर सकता है। विद्यालयों में प्राय ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे पढ़ने में अपनी विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं करते। जब कोई टीचर कक्षा में पढ़ाता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ध्यान नहीं होता, उनकी पढ़ने में रुचि नहीं होती। इससे क्या होता है, उनका जो अधिगम है वो प्रभावित होता है। अब अधिगम में बाधा पहुँचने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, समस्याएँ हैं, उनका समुचित निदान जो है शिक्षक का एक महत्वपूर्ण काम है। टीचर को पढ़ाना तो है ही, इसके अलावा टीचर को ये भी देखना है कि किस बच्चे को क्या दिक्कत है, क्या समस्या आई हुई है और उस समस्या को कैसे ठीक करना है। एक सामान्य विचारधारा के अनुसार समस्या विहीन अधिगम अत्यंत सरल होता है। दूसरे शब्दों में, यदि अधिगम में कठिनाइयाँ न हो तो उसका महत्व कम हो जाता है। बच्चों के सामने समस्याएँ आनी चाहिए, ज़रूरी है ये। यदि समस्याएँ नहीं आएँगी, तो बच्चे आगे चलकर जीवन की समस्याओं का कैसे सामना करेंगे, कैसे उनका समाधान करेंगे। यदि समस्या ही नहीं आएगी, तो टॉपिक बच्चों को बिल्कुल सिंपल लगेगा, बच्चे ध्यान नहीं देंगे, बच्चों का मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा। तो समस्याएँ आनी चाहिए और एज़ ए टीचर जो है, आपको समस्याओं को ध्यान देना है समस्याओं के ऊपर और उनका निवारण भी करना है। यदि समस्या ही नहीं आएँगी तो टीचर की क्या ज़रूरत रह जाएगी, फिर बच्चे घर पे ही पढ़ लेंगे या स्कूल में अपने आप ही पढ़ लेंगे, उनको टीचर की क्या ज़रूरत है। टीचर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो अधिगम के दौरान जो कठिनाइयाँ आई हैं या पढ़ने में कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तभी तो टीचर की हेल्प ली जाएगी। अतः अधिगम में समस्यात्मक कठिनाइयाँ ज़रूरी है, आनी भी चाहिए, जिसका निदान और उपचार करके शिक्षक अपने कार्य को महत्वपूर्ण एवं रुचिकर बनाते हैं। किसी भी प्रकार के अधिगम में शिक्षक को सामान्यतः निम्नलिखित देखिए, कोई भी अधिगम हो, टीचर को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब एक टीचर जब क्लास में टीच करता है तो उसके सामने निम्नलिखित समस्याएँ आती हैं। अब हम लोग इन समस्याओं को देखते हैं। पहली है अध्ययन कक्ष की चाक्षुष समस्याएँ। इसमें क्या है, देखिए, यदि बच्चे को दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है या बच्चे को कम दिखाई देता है या बच्चे के अंदर कलर ब्लाइंडनेस है, तो बच्चा ठीक से चीज़ें सीख नहीं पाएगा। उसकी जो लर्निंग है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगी। तो एक टीचर को यदि बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है या प्रॉब्लम लगता है टीचर को कि भई इस बच्चे को कम दिखाई देता है, तो टीचर बच्चे के पेरेंट्स से मिल सकता है या टीचर बच्चे को भी बता सकता है कि आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट करो, या टीचर खुद से भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे को दूरदृष्टि दोष है, इसका मतलब उसको दूर से चीज़ें दिखाई देती हैं, पास से नहीं दिखाई देती। तो टीचर ऐसे बच्चों को पीछे बिठा सकता है, मतलब या बीच में बिठा सकता है। जिसको दूर का दिखाई देता है, उसको दूर बिठा देगा, जिसको पास का दिखाई देता है, उसको बोर्ड के पास बैठा सकता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो टीचर के हाथ में भी होती हैं। निकट दृष्टिता है, दूर दृष्टिता, वर्णांधता हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस को, जिस बच्चे को कलर जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखते। इत्यादि ये चाक्षुष विकार से संबंधित है, मतलब आँखों से संबंधित ये बीमारी है। विजुअल
प्रॉब्लम्स हैं ये। अब में संपादित होने वाले अधिगम कार्य को उचित रूप से देखिए, जिन बच्चों के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम होगी, वे चीज़ों को सही से आत्मसात का मतलब एसिमिलेशन होता है, मतलब जानकारी को हम अपने अंदर संग्रह कर रहे हैं, जानकारी को ग्रहण कर रहे हैं। तो इस चीज़ में जो है बच्चों को प्रॉब्लम होगी, चीज़ों को सही से सीख नहीं पाएँगे बच्चे। अब ये जो बीमारी होती है ना, ये हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, आनुवांशिक बीमारी होती है ये, और उम्र के साथ जो है इसका प्रभाव पड़ता है। अब विभिन्न प्रकार के दर्पण हैं, जैसे हम लोग बच्चे को लेंस गाइड कर सकते हैं, टीचर चश्मे के बारे में बता सकते हैं कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके स्पेक्स जो आपको सूट करते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो इनसे हम लोग इसको कम कर सकते हैं। अब जो दृष्टि युक्त बच्चे हैं, चश्मा पहनकर जब आते हैं तो उनकी जो समस्या है वो दूर हो जाती है। अब कई बार क्या होता है, अव्यावहारिक कठिनाइयों के कारण भी बच्चों का अधिगम प्रभावित होता है। वो कैसे होता है, बच्चे मान लो चश्मे लगा रहे हैं तो उसके सहपाठी बच्चे को बैटरी बोल सकते हैं या चार आंखों वाला बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो उससे क्या होगा, बच्चे को हिचकिचाहट होगी, वहाँ पे भी जो है उसको प्रॉब्लम आएगी। तो टीचर को जो है बच्चों को बताना भी है कि भाई आपको जो है क्लास में अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है। अब जो पूर्णतः अंधे अंधे अब जो बच्चे अंधे होते हैं, जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, उनके लिए आपको पता होगा अलग से स्कूल होते हैं, स्पेशल स्कूल होते हैं, उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। तो उनके लिए क्या है, जो प्रविधियाँ हैं वो भी अलग होती हैं। ऐसे विधियाँ यूज़ की जाती है जिनमें जो है आँखों की ज़रूरत ही नहीं होती। वर्तमान समय में देश के अधिकतर हिस्सों में जो है ऐसे बच्चों के लिए अंध विद्यालय खोले जा चुके हैं, जहाँ पर जो समस्याग्रस्त बच्चे हैं उनको जो है व्यावसायिक अध्ययन भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम है वो वाणी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पीच से रिलेटेड। अब बच्चा जो है या तो गूंगा हो सकता है या बच्चे को हकलाहट हो सकती है, अटक अटक के बोल सकता है। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम होती है तो एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं। देखिए, पूर्णतः जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है, उनके लिए तो अलग से स्कूल होते हैं। किंतु जो बच्चे पूर्ण रूप से गूंगे नहीं होते, तुतलाकर हकलाकर अपनी बातें जो बच्चे कहने में समर्थ होते हैं, उनको हम लोग नॉर्मल स्कूल के अंदर पढ़ा सकते हैं। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं, अपने पर्सन हो गए, उनके विचार हो गए, उनको वे सही से नहीं कह पाते। अब बच्चे से मान लो आप कुछ पूछेंगे, बच्चे को उस चीज़ का पता है, पर बच्चा उस चीज़ को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले को सही से बता नहीं पाएगा। साथ ही जो है शिक्षक की बातें समझाना चाहते हैं वे सामान्यतः, अब टीचर उनको जो बताएगा ना वो समझ भी नहीं पाएँगे सही से। तो शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे बच्चों के जो विचार हैं, पर्सन हैं, इनको समझने के लिए अपेक्षित संसाधनों का टीचर प्रयोग कर सकता है। अब कोई बच्चा मान लो बोलने में उसको प्रॉब्लम है तो टीचर उससे रिटर्न में कुछ चीज़ ले सकता है, या कोई उसका मूल्यांकन करना है या देखना है कि उसको कितनी नॉलेज है, किसी टॉपिक के बारे में बात करना है, तो वहाँ पर हम अदर रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा वातावरण बनाना है क्लास के अंदर ताकि उनके अंदर कोई हीन भावना ना आए, बच्चे ये ना सोचे कि हम इनसे अलग हैं। तो अभी तक हमने 2 समस्याएँ पढ़ी हैं। पहली समस्या है आँखों से रिलेटेड, जहाँ पर देखने में दिक्कत होती है बच्चे को। दूसरी बोलने से रिलेटेड है। तीसरी अब सुनने से रिलेटेड है। श्रवण प्रक्रियाएँ एवं समस्याएँ, ऑडिटरी प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स। विद्यालयों में देखिए जितनी भी सूचनाएँ होती हैं, वो प्राय श्रवण प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चों तक पहुँचती है। जब टीचर पढ़ाता है तब भी बच्चे सुनते हैं। मान लो टीचर बुक से ही कुछ पढ़ा रहा है, तो सभी बच्चे अपनी बुक्स खोल के सुनेंगे तो, और बुक के अंदर देखेंगे, तो वहाँ पर भी क्या है,
या टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो श्रवण प्रक्रिया के माध्यम से जो है चीज़ें बच्चे के पास पहुंचती हैं। दूसरे शब्दों में कक्षा में बालकों को अधिकतर वाचिक निर्देश ही दिए जाते हैं। यदि उनके कानों में कोई विकार है, कोई बीमारी है, तो बच्चे क्या होंगे, सही से सुन नहीं पाएँगे और अधिगम के लिए जो उनकी योग्यता रखते हैं बच्चे, फिर भी सही से अधिगम नहीं हो पाएगा। ऐसे बच्चे जो हैं कक्षा में निष्पादन प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। वैसे तो पूर्णतः जो बहरे बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, उनके लिए तो अलग से स्कूल होते हैं। होते हैं उनकी जो समस्याएँ हैं उनका निदान करना। अब जो बच्चे पूर्ण रूप से बहरे नहीं हैं, जिनको हल्का-फुल्का कम सुनाई देता है, तो ऐसे बच्चों की जो प्रॉब्लम है उनका टीचर निदान कर सकता है और उनका निदान करना टीचर का प्रमुख कार्य है। इसके बाद तीसरी जो समस्या है वो है स्नायविक विकार। स्नायविक विकार में न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दौरे की समस्या हो सकती है या कोई मेंटली बीमारी हो सकती है। तो एज ए टीचर जो है आपको बच्चों को कंसल्ट करना है या उसके माँ-बाप को कंसल्ट करना है कि भई डॉक्टर से मिलो। ये नहीं है कि बच्चों को अंधविश्वासों में बाँट दो कि भई बच्चे के अंदर भूत है, प्रेत है, ये सारी चीज़ें। कुछ ऐसे हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होते हैं जो कि पूर्णतः चिकित्सीय नहीं होते। उनका जो निदान है एवं कारणों की जाँच, सामान्य शिक्षा। अब कुछ बीमारियाँ ऐसी भी हो सकती हैं बच्चे के अंदर जो ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही उनको पकड़ पाए। एक टीचर भी जो है उनका निदान कर सकता है या उस बीमारी का कारण जान सकता है। देखिए, जो बच्चे अपस्मार के दौरों से पीड़ित होते हैं, कभी-कभी अध्ययन कक्ष में भी वे इस तरह के दौरों से ग्रस्त हो जाते हैं। जो अपस्मार है इसको हम मिर्गी बोलते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, कई बार क्लास के अंदर भी पड़ जाते हैं। तो टीचर के लिए ये ज़रूरी है कि उस जिस टाइम पर बच्चे को दौरे पड़े हैं, वहाँ पर उसकी शारीरिक और मानसिक दशाएँ क्या हैं, उस टाइम पर टीचर देख सकता है, उसका अवलोकन कर सकता है। उसके बाद जो है डॉक्टर को बता सकता है कि भई जब इसको दौरे पड़े थे तो इसको ये प्रॉब्लम हुई थी। कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि जो ये मिर्गी के दौरे होते हैं, इनको कोई देवी-देवता या भूत-प्रेत इनसे जोड़ देता है। तो शिक्षक इस प्रकार की जो दुर्भावनाएँ हैं, इनको दूर करने में भी अपना योगदान दे सकता है। इसके बाद आगे है भाषा एवं पठन आएगा यहाँ पर। पठन की कठिनाइयाँ या पाठन कठिनाइयाँ दोनों ठीक है ये। लैंग्वेज एंड रीडिंग डिफिकल्टीज। अब यहाँ पे क्या होगा, बच्चे को भाषा में जो है प्रॉब्लम आएगी और बच्चा सही से चीज़ों को पढ़ भी नहीं पाएगा। अब भाषा की जो समस्या है वो अधिगम की एक महत्वपूर्ण समस्या है। कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो हैं योग्य होने के बावजूद भी सही ढंग से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते। वे अपने से अधिक उम्र की जो बच्चे उनके उनसे जो बड़े बच्चे हैं ना, उनके लिए निर्धारित वाचक, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों इनका देखिए कोई बच्चा है, मान लो छठी क्लास का, वो 7वीं क्लास की चीज़ें भी बता सकता है, योग्य है वो। पर क्या उसके अंदर भाषा से संबंधित दोष हैं, तो वो क्या होगा उससे चीज़ें जो है सही से नहीं बता पाएगा, वो असमर्थ हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, देखिए अब कुछ बच्चे हैं, अब जिनके घर में इंग्लिश का माहौल है, उनकी इंग्लिश के ऊपर अच्छी कमांड होगी, तो वहाँ पर क्या होगा उनको हिंदी में दिक्कत आएगी तो टीचर उनकी हेल्प कर सकता है वहाँ पर। अब जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी तो टीचर वहाँ पर जो है इंग्लिश में जो है बच्चों की हेल्प कर सकता है। तो इंग्लिश वाले शीघ्र समझ लेंगे, उनका उच्चारण भी सही करेंगे, पर वहाँ पर उनको हिंदी के शब्दों में जो है असमर्थ मिलेंगे वे। अब जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उनको इंग्लिश के शब्दों में कठिनाइयाँ महसूस होगी। तो शिक्षकों के लिए इस प्रकार के समस्याग्रस्त बच्चों की समस्याओं का जो निराकरण है वो करना ज़रूरी हो जाता है। शिक्षकों के लिए यह ज़रूरी है कि वे बच्चों को प्रोत्साहित करें और वही उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें।
इसके बाद आगे है सांस्कृतिक प्रतिकूल परिस्थिति। कल्चरल डिसएडवांटेज भी हो सकता है। अब जैसा बच्चे को कल्चर मिला है, यदि स्कूल के अंदर उस तरह का कल्चर नहीं है तो बच्चे को लर्निंग के दौरान जो है प्रॉब्लम फेस होगी। बच्चों की अधिगम की समस्याएं जो सांस्कृतिक कारक हैं उनसे भी निर्धारित होती हैं। कुछ बच्चे जो हैं ऐसे घरों में जन्म लेते हैं जहां उन्हें उस प्रकार की शैक्षिक सुविधा नहीं मिल पाती जैसी कि एक नॉर्मल परिवार में मिलती है। सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए घरों के जो बच्चे होते हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो जो बच्चे सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए परिवार में पैदा हो जाते हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम आती है। शिक्षक वर्तमान में जो है ऐसे जो दिक्कतें हैं इनको दूर करने की टीचर को कोशिश करनी चाहिए। विदेशों की तरह हमारे देश में भी वर्तमान समय में प्रौढ़ों के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण कार्यक्रम लागू किए गए हैं। हमारे देश में भी अब जो प्रौढ़ शिक्षा है उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं इनके लिए भी। तो इन कार्यक्रमों के प्रतिफल के रूप में बच्चों में ऐसी भावना का विकास हो सकता है कि उसके परिवार के सदस्य अनपढ़ या मूढ़ नहीं है। गूढ़ आएगा यहाँ पर, गूढ़ नहीं है। तो बच्चों के यदि माता पिता शिक्षित होंगे तो बच्चों को एक सही से सांस्कृतिक माहौल मिलेगा। इससे क्या होगा, पारिवारिक पिछड़ेपन की जो भावना है उसमें कमी आएगी। इसके बाद आगे है संवेगात्मक कुसमायोजन, इमोशनल मेल एडजस्टमेंट। विद्यालयों में कुछ ऐसे बहुत से बालक होते हैं जिनके अंदर इस तरह की समस्याएं होती हैं। जटिल संवेगात्मक समस्याओं से ग्रस्त बालकों का चिकित्सकों की सहायता से, मान लो कोई ज़्यादा ही बड़ी दिक्कत है तो उसको डॉक्टर ठीक करेगा, उसकी हेल्प से ठीक होगी। पर कुछ बालकों के लिए शिक्षा के लिए अलग से विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। देखिए कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी संवेगात्मक कमजोरियां या जो विकार हैं उनका निदान, मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके अंदर मान लो छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो टीचर भी उनको ठीक कर सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या का घनत्व, बदलती हुई सामाजिक रूढ़ियां, पारिवारिक प्रतिमानों की बदलती हुई अवस्थाएं आदि क्या है, ये मिलकर नवयुवकों में अनावश्यक दबाव उत्पन्न करती है। मतलब हमारे अंदर एक स्ट्रेस रहता है। अब उनमें संवेगात्मक तनाव का दुष्प्रभाव जो है या दुष्प्रभाव हमारे ऊपर रहता है और उससे अधिगम प्रभावित होता है। शिक्षक जो है ऐसे नवयुवकों के अंदर जो उत्पन्न तनाव है उनको भी कम कर सकता है। इसके बाद देखिए आगे है शैक्षिक विकलांगता, एजुकेशनल हैंडीकैप। अब जरूरी नहीं है जिसके हाथ पैर या शरीर में कोई प्रॉब्लम है उसी को हम हैंडीकैप बोलेंगे। यदि कोई शिक्षा की दृष्टि से भी मान लो बच्चा पिछड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई दिक्कत है तो उसको हम लोग शैक्षिक विकलांगता बोलेंगे। शैक्षिक विकलांगता के अंतर्गत ऐसे बच्चे आएंगे जो मतिमंद अथवा शारीरिक रूप से विकलांग नहीं होते किंतु विद्यालयों में विभिन्न कारणों से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। बहुत से नवयुवक संवेगात्मक कुसमायोजन से ग्रस्त रहते हैं। इलियट एवं बार ने 1971 में, देखिए, ऐसे बालकों एवं नवयुवकों की शिक्षा के लिए विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करने का इन्होंने सुझाव दिया था। इसके बाद आगे है सामाजिक कुसमायोजन। सामाजिक कुसमायोजन आज के समाज की एक गंभीर समस्या है। समाज के प्रत्येक वर्ग में ये समस्या है। सामाजिक रूप से कुसमायोजित बच्चे प्राय विद्यालय एवं स्कूल में, मतलब ऐसे बच्चे जो हैं वो इस तरह के कार्य करेंगे जो कि दंडनीय कार्य हैं, जो कि मान्य नहीं है।
अधिगम से इस तरह के बच्चे जो हैं उनका कम लगाव होता है। बेरी के अनुसार सामाजिक रूप से कुसमायोजित बच्चों को उनकी गलतियों पर दंड नहीं देना चाहिए। बच्चों को पुलिस न्यायालयों में ले जाने की बजाय उनको जो है वातावरण में ही उनको निदान देना चाहिए या उनका निदान करना चाहिए। आगे है मति मंदता, मेंटल रिटार्डेशन। मति मंदता अधिगम की एक महत्वपूर्ण समस्या है। हालांकि बच्चों के अभिभावकों से यदि किसी के माँ बाप से हम कह देते हैं कि आपका बच्चा जो है उसमें कम दिमाग है या उसके अंदर कम बुद्धि है, तो जो माँ बाप होंगे वो इस चीज़ को मानेंगे ही नहीं, विश्वास ही नहीं करेंगे भी। किंतु यह एक जटिल समस्या है जिससे ग्रस्त जो बालक हैं वो कक्षा में उनके जो और साथी होंगे उनसे पीछे रह जाते हैं, उनसे पिछड़ जाते हैं, उनमें हीनता की भावना विकसित होने लग जाती है। ऐसे बच्चों की शिक्षा नियमित कक्षाओं में नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई केंद्र खोले गए हैं जहाँ पर क्या है, जो मानसिक रूप से विकृत बच्चे हैं उनको उचित व्यावसायिक प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। मानसिक न्यूनता से ग्रस्त बच्चों के साथ शिक्षकों और समाज के जो सदस्य हैं उनका जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उनको करना चाहिए, जिससे उनके चरित्र का उचित विकास हो सके। सामान्य विद्यालयों में ऐसे बालकों को उचित शिक्षा का अवसर देना चाहिए। उनको साधारण एवं नित्य प्रति इस्तेमाल में होने वाले शब्द उनको सिखाने चाहिए। उनके पढ़ने की सामग्री जो है रुचिकर होनी चाहिए। उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि बालकों के समक्ष अधिगम संबंधी समस्याएं रहती हैं। शिक्षकों और स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उनका कर्तव्य है, उनकी एक ड्यूटी बनती है कि वे सबसे पहले ऐसे बच्चों की पहचान करें। जब यह स्पष्ट हो जाए कि समस्याग्रस्त विद्यार्थी कौन कौन है, उनको क्या क्या समस्याएं हैं, तो इसके पश्चात क्या है, समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल ऐसी बहुत सारी मनोवैज्ञानिक विधियां हैं जिनकी मदद से जो अधिगम संबंधी समस्याएं हैं उनको हम लोग काफी हद तक उनका समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षक और मनोवैज्ञानिक एक दूसरे के सहयोग से समस्याग्रस्त बालकों को काफी हद तक उनकी मदद की जा सकती है, उनके समायोजन को स्वस्थ बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने लर्निंग जो डिसेबिलिटी है उनके बारे में बात की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।